वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है, जो कि 19 दिसंबर 2022 को हुआ है, अभी रिसेंटली। इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चंस थे, टोटल 75 क्वेश्चंस जो बच्चों को अटेम्प्ट करने थे। इन 75 में से केवल 50 क्वेश्चन ही बच्चों को अटेम्प्ट करने थे, मतलब उनके पास 25 क्वेश्चन का चॉइस था। और जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का पेपर था। ये हमने अपने चैनल पे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें से 7 से 8 वीडियो हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस की डाली हैं और 4 वीडियो थ्योरेटिकल मतलब सब्जेक्टिव वीडियो थी, जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया है मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही। 58 से 59 क्वेश्चन मतलब 58 से 59 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 उन्हीं वीडियो में से आए हुए थे। तो अगर जिन बच्चों ने वीडियो जो एमसीक्यू की वीडियोस थी उनको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो सभी के ही 45 से 50 के बीच में आराम से मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर है। अभी बाकी सारी यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने पेंडिंग हैं, बाकी हैं। सबसे पहले अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में ही एग्ज़ाम हो पाया है इसका। कोरोना की वजह से सेमेस्टर डिले चल रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि इस क्वेश्चन पेपर से अदर यूनिवर्सिटी में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, या बच्चों को एक आइडिया लग सकता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या उनका लेवल क्या रहने वाला है उनकी यूनिवर्सिटी में। जैसे मेरठ यूनिवर्सिटी हो जाएगी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये भी मेरठ में है। और वहाँ बरेली में यूनिवर्सिटी है, लखनऊ में, कानपुर में, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आसपास की, जो जहाँ जहाँ के बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस किस लेवल के हैं और उनके आंसर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बेसिकली जो 8 चैप्टर था उससे ये क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग 2, 3, 4 ऑन ए टॉसिंग द डाइस इज। डाइस, अगर हम किसी डाइस को टॉस करते हैं तो 2 और 3 और 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो होगा 1/2। 1/2 इसका आंसर होगा। और ये कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक डाइस में होते हैं टोटल 6, ऐसे आपने डॉट देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 साइड्स होती हैं जिसपे नंबर्स होते हैं। 1, एक पे 2 होता है, एक पे 3 होता है, एक पे 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स इसके होते हैं 6 टोटल। ठीक है, और ये कितने आउटकम है, 1 2 3, इसमें से 3 आउटकम आप ले सकते हो जो पूछा गया क्वेश्चन में। तो टोटल 3 आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चंस राइट हैंड साइड में हिंदी में भी हैं, तो जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसी तरह से उसके इंग्लिश में हिंदी में भी आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ d/dx ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का d/dx पूछा है। अगर इसको मैं सीधे सीधे लिखूं तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा d/dx और साइन एक्स। तो ये आपको याद होगा, जिन बच्चों ने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जो साइन एक्स का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है बहुत बड़ी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला d/dx ऑफ साइन एक्स होता है cos x। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है वो भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 10 प्लस log 10। ठीक है, तो log 10 कितना होता है 1 और प्लस log 10 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का बिल्कुल बेसिक्स है। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पेपर है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं आएगा कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन का मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, 1 + 1 2। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 7/2। यानी कि आपको ये जो x 7/2 है इसका d/dx निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं x की पावर में अगर कुछ होता है तो उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। x की पावर n है मान लीजिए, तो n आगे आ जाता है, n आगे आ गया, और फिर x को लिखते हैं और जो जो पावर थी उसको 1 माइनस कर देते हैं उसमें से। इस तरह से इस तरह के फॉर्मूले को हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे करें तो क्या आएगा, 7/2 आगे आ जाएगा। लीजिए हम आगे आए, उसके बाद x को एज इट इज लिखना है, हमने लिख दिया। उसके बाद 7/2 और -1, जैसा कि इस फॉर्मूले में है n-1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7/2 क्या होता है 3.5,
उसमें से एक जाएगा तो क्या बचेगा 2.5, और 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5/2, है ना, 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 7/2 x की पावर 5/2। ये आंसर कौन सा है, बी। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। चारों ही क्वेश्चन एकदम इजी थे। कोई भी बच्चा जिसने जनरल मैथ पढ़ा होगा, बिल्कुल जनरल मैथ पढ़ा होगा 10th क्लास में 11th क्लास में, वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अकर इन मॉलिक्यूल। मैं आपको सीधे सीधे यहाँ पे आंसर बता देता हूँ कि जो इसका आंसर है वो है SF6, ठीक है। अब हर क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके सॉल्व नहीं कर सकता, अदरवाइज वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें ये बताया है बड़े इजी तरीके से कि हाइब्रिडाइजेशन शेप को हम कैसे निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री को कैसे निकाल सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए 10 मिनट का। इस पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के ऊपर हैं, ठीक है। यानी कि 10% ऑफ पेपर कंसिस्ट क्वेश्चंस विच रिलाई ऑन हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल लाइक PCl5 SF6। इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको चारा का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली कर पाएंगे, ठीक है। इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से या फिर प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है या केमिस्ट्री क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके वो वीडियो देख सकते हैं, ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आयन हैज स्मॉलेस्ट रेडियस। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस किसका है। सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस फ्लोरीन का होता है, ठीक है, F नेगेटिव का, ठीक है। वैल्यूज ऑफ 8C3 और 9P2R, ठीक है। ये आपको बताना है, ये बेसिकली परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन है। जो कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला जो होता है NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, ये नेक्स्ट स्लाइड में है, ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका आंसर डाला हुआ है, वहां से हम देख लेते हैं। देखिए ये 8C3 को सॉल्व किया है मैंने, जिसका आंसर आएगा 56, और जो 9P2 है इसका आंसर आएगा 72। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, बी इसका आंसर है। लेकिन ये कैसे आया वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। वो ऐसे आया, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, ये जो ऐसा साइन होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल डॉट, यानी कि इन मल्टीप्लाई r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे r क्या है, ये 3 है, और n क्या है, ये 8 है, जो कि लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3। तो n माइनस आर कितना हो जाएगा 5, सिंपल इन दोनों को माइनस करना है। तो 8C3 ये क्या हो जाएगा, ऊपर n है तो 8 का फैक्टोरियल, क्योंकि n कितना है 8, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू में 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि r एज इट इज 3 है और n माइनस r 5 है। इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, कट पिट के जो आंसर आएगा वो आएगा 56। ऐसे ही P2 में क्या होता है, फॉर्मूला लगभग सेम है, नीचे से ये r गायब हो जाता है, ठीक है। P अगर आएगा परमुटेशन में r गायब हो जाता है, लिख लीजिए फॉर्मूला, है ना। बाकी सब कुछ सेम है, n वही है, r इसमें 2 है, n 9 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 72। बाकी कैलकुलेशन बचती है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, दोनों के दोनों। बस ध्यान ये रखना है, परमुटेशन का अलग फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का अलग होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो वाटर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इनमें से कौन सा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इनमें से सबसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट किसका होता है, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू वीडियो में से है, BF3 होता है जिसका सबसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होता है। Which among the following has zero dipole moment? जीरो डायपोल मोमेंट किसका होता है, CCl4 का, इसमें कैंसिल आउट हो जाता है अलग अलग CCl बॉन्ड की वजह से, जिसकी वजह से इसका जीरो हो जाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट लेटिस एनर्जी। ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू वीडियो में से है, MGO। डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए हुए हैं और बच्चों ने ये प्रैक्टिस नहीं किए हैं बार बार बताने के बाद भी, अदरवाइज इस पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए जा सकते थे। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, देखिए पोल लाइक डिजॉल्व, लाइक आपने सुना होगा, लाइक डिजॉल्व
लाइक, ठीक है। पोलर डिजोल्व होंगे पोलर में, आपसे पूछा है पोलर तो पोलर में डिजोल्व होंगे, इसका आंसर होगा बी। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन फ्लोराइड में होती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन सब में से जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलेटाइल, सबसे वॉलेटाइल कौन सा होगा जिसके अंदर बॉन्डिंग सबसे वीक होगी, तो HI है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीक या ना के बराबर होती है, उस केस में HF सबसे कम वॉलेटाइल होगा, HI सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड हैज बनाना बॉन्ड, आपको याद होगा बनाना बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इसमें ये होता है B2H6 में, जिसको हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, डाइमर ऑफ BH3 होता है ये। वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड इन आइस क्रिस्टल बाय, वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह से वो बॉन्डेड होते हैं आइस क्रिस्टल में, हाइड्रोजन बॉन्ड की। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, जो इसका आंसर है होता है वो है B2, वो पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो नॉर्मल O2 होता है, देखिए इसमें ऊपर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा जिससे बॉन्ड कम होगा, 2 ऐड कर देंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। द ज्योमेट्री ऑफ I3 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वैसे तो देखा जाए इस क्वेश्चन को ठीक से पूछा नहीं गया है, इसने पूछा है ज्योमेट्री या शेप की बात हो रही है, तो शेप तो इसका लीनियर होता है जो कि हमारे आंसर में है ही नहीं, ठीक है। इसका शेप जो होता है वो लीनियर होता है, आई आई और आई ऐसा होता है इसका शेप, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ और है और आंसर में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल निकल कर आता है, लेकिन जिसकी ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है, तो हमारा आंसर करेक्ट ये है। विच कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, तो जो sp कार्बन होता है जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SF5Cl, ये बिल्कुल SF6 के इक्विवेलेंट है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। SF6 फ्लोरीन और क्लोरीन का नेचर तो डिफरेंट होता नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा sp3d2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम ज्योमेट्री, ये देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन है, सेम ज्योमेट्री है CH4 CCl4, इसको आप सॉल्व कर लेना उसी फॉर्मूले से वीडियो को देख के। CCl4 और CCl4 दोनों ही टेट्राहेड्रल होते हैं। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है ऐसा, इसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+, NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 3। Which of the following has no pairs of electron, ये भी उसी शेप और ज्योमेट्री वाले हाइब्रिडाइजेशन वाले से क्वेश्चन आया हुआ है, XeO4 है इसका करेक्ट आंसर, इसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं होता, बाकी इन तीनों में लोन पेयर होते हैं। Which of the following is पैरामैग्नेटिक, इन तीनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, O22 नेगेटिव होता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, और बाकी जिसमें से ये सब के सब 14 इलेक्ट्रॉन वाले आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता। शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल कैसी होती है, वी शेप, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर होते हैं जो शेप में कंट्रीब्यूट नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन में जरूर काउंट होते हैं, शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये होगा वी शेप, इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट है नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन, इनमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा है जिसमें एक भी नहीं होता, ये O2 में देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटीमॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, अब क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऐड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल इज, IF7 की शेप क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ऑप्शन डी। ये सारे क्वेश्चन शेप वाले आप उस वीडियो को देख के कर सकते थे, लेकिन आपने वो वीडियो शायद नहीं देखा होगा।
द मॉलिक्यूल ऑफ NH3, NH3 कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है या पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है। कार्बन CH4 जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर होता है ऐसे और बाकी 3 होते हैं ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं पिरामिडल, PY से भी से डिनोट करते हैं। ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में सभी कार्बन sp2 होते हैं। विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, सोडियम, इसको केरोसिन में रखा जाता है। विच एलिमेंट हैज लोएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनमें से सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का। नेक्स्ट है द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इन चारों में से मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, हाइड्रोजन होता है, जिसकी 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। विच एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इनमें से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है, ये होता है ऑप्शन बी। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन चारों में से तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें सबसे ज्यादा होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन, फिर होता है नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में होता है कार्बन। तो ये सबसे ज्यादा देखिए ऑक्सीजन किस में है, ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होता है, तो ये होता है नियोन का। ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, S2P6 टाइप फॉर्मूला होता है इसका, तो इसका सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट साइज, इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज किसका होगा, F नेगेटिव का। विच अमंग द गिवन कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ट्रांस टू ब्यूटेन होता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेस एरोमेटिसिटी, ये एरोमेटिसिटी का भी जो क्वेश्चन है, ये जो हमने थ्योरेटिकल वीडियो बनाया है, सब्जेक्टिव वीडियो स्टीरियो केमिस्ट्री का, उसमें भी है, और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी एरोमेटिसिटी, नहीं केवल स्टीरियो केमिस्ट्री में नहीं है ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 और 5 है उसके अंदर ये एरोमेटिसिटी डिस्कस हुई है, वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करके बताया हुआ है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये 4n+2 हुकल रूल को फॉलो करता है, प्लेनर भी है और इसमें डिलोकलाइजेशन भी है, सभी रूल इसमें फॉलो होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, इनमें से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये है जो एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट, हुकल रूल इज, देखिए कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, इतने आसान पेपर, 4n+2, ठीक है, सिंपल। विच ऑफ फॉलोइंग इज लुईस एसिड, ये भी लुईस एसिड होता है, ये भी लुईस एसिड होते हैं, तो ये दोनों लुईस एसिड है। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ क्या होती है, टर्सरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बीन्स आर इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, बोथ ए एंड बी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये कार्बीन्स इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। कार्बीन क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बीन, ठीक है, ये बेसिक कार्बन है। तो ये इस पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 और 4 इन दोनों बॉन्ड में है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और ये न्यूक्लियोफाइल से मिलके आगे की रिएक्शंस करता है। हुज मॉलिक्यूल इज नॉट लीनियर, कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है, आपको पता है H2O बेंड स्ट्रक्चर होता है या फिर वी शेप बोलते हैं इसको, तो H2 इसका आंसर होगा। देखिए H2 से 2 क्वेश्चन हो गए, एक ये वाला और एक इससे पहले भी पूछा गया है कि H2 की शेप क्या होती है, तो दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर न्यूक्लियोफाइल, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, डबल बॉन्ड जो है वो अटैक कर सकता है पॉजिटिव चार्ज पे या फिर इलेक्ट्रोफाइल में, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। विच वन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपको पता है कि नॉर्मल जो एल्केन्स होते हैं उसमें जितना ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन में, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट है नो बॉन्ड रेजोनेंस इज, आपको याद होगा हाइपर कंजुगेशन में कुछ देर के लिए जो बॉन्ड होता है वो नहीं रहता है दो एटम्स के बीच में, तो उसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। इसका आंसर होगा डी। विच वन ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इसमें से कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, NF3 होता है जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल्स आर, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, तो जो लुईस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ एक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे दिखाते हैं, NU नेगेटिव, तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो लुईस बेस होते हैं उन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, सिंगलेट कार्बन और फ्री रेडिकल, तो जो फ्री रेडिकल होते हैं उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो सकती है, अल्कोहल में, बाकी सब में नहीं हो सकती, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये काफी इजी है, सबके स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। जो 3 मिथाइल हेक्सेन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। विच कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज स्टेबल, ये भी स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियो में डिस्कस किया गया है कि चेयर फॉर्म जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है और जो बोर्ड से ज्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ, ये जो कंपाउंड है इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर हैं, वो होंगे 60, 2 की पावर n होता है इसका फॉर्मूला, जितने इसमें कायरल सेंटर होंगे उतने इसके आइसोमर्स होंगे। इसमें 4 कायरल सेंटर है, 4 ऐसे कार्बन है जिसको हम कायरलिटी असाइन कर सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसलिए ये 8 आ रहा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, ये आ रहा है S, H जो नंबर 4 है वो इस लाइन पर है, तो इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा S। नेक्स्ट, डैश आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, ऑप्टिकली इनएक्टिव इनमें से कौन सा होता है, रेजिमिक मिक्सचर, सभी तो आंसर हो ही नहीं सकता है, एनेंटियोमर डायस्टेरियोमर भी नहीं हो सकते। व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कार्बन, इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन फिर से बताना है, S और R बताना, ये भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको, ये बिलो द प्लेन है तो ऑब्वियसली 4 रहेगा, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, नंबर 4 ये है। क्लोरीन और CHO, सबसे ज्यादा रहेगा क्लोरीन का, 1 इसे मिलेगा, और CHO या COH, इसमें 2 ऑक्सीजन है तो 2 इसे मिलेगा और 3 इसे मिलेगा, ठीक है। नंबरिंग कर दी, 1 से 3 की तरफ चलते हैं, H बिलो द प्लेन है तो इसका आंसर आ गया S, ठीक है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई S। कंपाउंड A एंड B आर, A और B क्या हैं, देखिए अगर इनके बीच में एक मिरर प्लेन डाल दें यहाँ पे, अगर ये एक मिरर है तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, और अगर 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और वो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एनेंटियोमर। ये डेफिनेशन मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री की वीडियो में पढ़ाई है, इसका आंसर हो जाएगा एनेंटियोमर। स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी जो भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही बेसिक। आइसोमर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल बॉन्ड रोटेशन आर कॉल्ड, सिंगल बॉन्ड रोटेशन से जो बनते हैं वो होते हैं कन्फर्मर्स। जो स्पेलिंग है वो इसमें गलत है, यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, लेकिन स्टिल इसका आंसर जो है वो कन्फर्मर्स है। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय पोलैरिमीटर, पोलैरिमीटर से मेजर करते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन स्टैगर्ड, ठीक है, जो स्टैगर्ड होती है उसमें एंगल 0 डिग्री से दूसरा होता है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है द गिवन कॉन्फ़िगरेशन हैज, गिवन कॉन्फ़िगरेशन में क्या पूछा गया है, हैज गिवन कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है, इसमें देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम कोई प्लेन ऐसा बनाए जहां से सिमेट्री आ जाए, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ये है नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कंपाउंड है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियो फॉर्म, इनमें से कौन सा थ्रियो फॉर्म है? जो ए है इसमें एच इधर है, ओ एच, ये थ्रियो फॉर्म ये है। बी ओ एच एच एच, ये भी थ्री फॉर्म है। सी 3H, ये नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों थ्री हैं। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, जो वैल्यू गिवन है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। वीडियो में मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसके ऊपर, इसका आंसर आप सॉल्व कर लीजिएगा, 25 इसका आंसर आएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, सॉल्व आप वीडियो को देख के कर सकते हैं। द मैथमेटिकल फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय, मैथमेटिकल फंक्शन, ये भी क्वेश्चन वीडियो से ही है, ALU इसका आंसर है। द बेस बाइनरी सिस्टम इज, बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम क्या होता है? 2। क्वेश्चन रह गया इस पेज पे। फुल नेम ऑफ ROM, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपनी दोनों ही बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के वीडियो में, तो इसमें से रोम आया है, ROM जिसे बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। मैंने कम से कम 20 से 25 ऐसे स्टैंड फॉर या फिर फुल फॉर्म डिस्कस किए हैं। इस पेपर में आसान आ गया है, बट ज़्यादातर थोड़ा डिफिकल्ट आता है ये क्वेश्चन, बट स्टिल ये क्वेश्चन उसी वीडियो से है। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, CPU को हम ब्रेन कहते हैं, ये 5वीं 6वीं क्लास में सिखाया जाता है कि CPU जो होता है वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम को यूज किया जाता है। द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, CPU होता है, सब कुछ है, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इफ NC10 इज इक्वल टू NC15 देन वैल्यू ऑफ N इज, इसका जो आंसर है वो आएगा 25, और ये कैसे आएगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। NC10 इज इक्वल टू NC15, ठीक है, तो NC10 इज इक्वल टू NCN-15, ये इस फॉर्मूले से हमने ऐसा किया है, फॉर्मूला होता है NCN-R, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, N-15 इज इक्वल टू 10, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो N कितना आएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर dx इज, इंटीग्रेशन करना है इसका, वन लिमिट जो है 1 to 2 x स्क्वायर dx, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। और नेक्स्ट है इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ log a, बेस a है, तो कभी भी किसी का log लेना हो सेम नंबर का, जिसका मतलब यहाँ पे बेस भी वही हो और यहाँ पे नंबर भी वही हो, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नंबर 74 है वो हम देख लेते हैं कैसे करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका जो आंसर है वो है 7/3, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 7/3 है। वो कैसे आया वो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ये क्वेश्चन 75 का रूल है जो है ना, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 74 क्वेश्चन ये है, इसमें ये हमें सॉल्व करना था, लिमिट है 1 to 2 x स्क्वायर dx, जो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c, ठीक है। इस रूल को अगर हम सॉल्व करें तो इससे क्या आएगा, x की पावर n+1 यानी कि x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय n+1 यानी कि 2 + 1 3, ठीक है, तो ये आ गया सॉल्व करने वाला। अब हमें लिमिट लगानी है, लिमिट क्या होगी, एक बार 2 आएगा, एक बार 1 आएगा। अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो ये होगा x 3/3 और लिमिट लग जाएगी 2 1। अब एक बार 2 रख दीजिए x की जगह, एक बार 1 रख दीजिए, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और 1 की पावर 3 हो जाएगा 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में 3 है, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 7/3। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।